सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल का है, सीआरपीएफ में निकल चुकी हैं और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी डी ग्रेड में हो रही है तो सफाई कर्मचारी में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे ग्राम की सफाई कर्मचारी की हों, बहुत सारी हो रही हैं। उनका भी एग्ज़ाम पैटर्न बना दिया गया है, यानी कि उनको भी एक तरह का डी ग्रेड का वेतन मिलता है। तो दोस्तों, इसमें जो लेकिन सीआरपीएफ में ये जो है कांस्टेबल रैंक में भर्ती होते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है। इसी सीरीज़ को हम चला रहे थे, इसमें से हम 16 मॉडल पेपर पहले बना चुके हैं और ये जो है 17, और ये पार्ट 2, यानी कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो इसमें जो 4 तरह के कॉपी आती हैं पेपर्स की, यानी कि ABC। तो किसी में जो है पार्ट 1 में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग होगा, किसी में पार्ट 2 में होगा जो 50 क्वेश्चन आते हैं वह ट्रेड के होते हैं। तो इसमें पार्ट 2 मान लें या पार्ट 1 मान लें। तो दोस्तों, इसके संबंधी मैंने ई बुक भी बनाया है जिसमें 500 क्वेश्चन है। दूसरा ई बुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है जिससे पिछली कुछ वीडियो नहीं आई। इसमें मैंने जिन जिन टॉपिक से पूरा क्वेश्चन पेपर आते हैं या क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया कुछ भी है, 34 से 38 टॉपिक हैं, मैंने उनको विस्तार से वहाँ पर सभी यूनिट का डिटेल दिया गया है और साथ में लास्ट में उसमें 500 क्वेश्चन स्पेशल बनाए हैं। वह ई बुक भी आपके लिए उपलब्ध है। आप जो अगर लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ मेरे को जो लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोबारा जो इसका नया सिलेबस आया है, यानी कि जो आपने नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या है। 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आएंगे, मतलब रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, और नंबरिंग एप्टीट्यूड जो होता है मैथ यानी प्रारंभिक मैथ से 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश हिंदी कंप्रेहेंसिव, यानी कि ये ऑप्शनल है या हिंदी करना चाहते हैं इंग्लिश, क्योंकि ये ऑप्शनल, इसमें ग्रामर से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा में जो स्टैंडर्ड है, ये आपका लेवल जो होगा, इसमें पोस्ट ऑफ कांस्टेबल है तो हाई स्कूल लेवल का आएगा। और पार्ट 1 में तो ये हो गए, पार्ट 2 में जो आएंगे 50 क्वेश्चन वह आपके ट्रेड से आएंगे। जैसे अभी हम सफाई कर्मचारी की बात करें तो सफाई कर्मचारी के संबंधी आएंगे। सफाई कर्मचारी के संबंधी मतलब जो उनसे संबंधित हैं 50 क्वेश्चन। जैसे कि हमने ई बुक बनाई है, उसमें 38 टॉपिक छांटे गए हैं जिनसे पहले क्वेश्चन आए हैं या सिलेबस के अनुसार, तो विस्तार से एक ई बुक भी बना दी गई है। तो 50 के 50 क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? कार्सिनोजेंस, डाइब्रेजो, TCDD, न्यूरोटॉक्सिस, उपरोक्त सभी। तो ये सभी गैस जो है इलेक्ट्रिक कचरे को जलाने से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2 है, पेपर अपशिष्ट किस रंग के डस्टबिन में डाला जाता है? यानी कि जो पेपर्स के संबंधी हैं, जैसे ऑफिसों में क्या होता है, पेपर संबंधी ही कचरा उत्पन्न होता है। पीला डस्टबिन, लाल डस्टबिन, नीला डस्टबिन, हरा डस्टबिन। तो यह नीले डस्टबिन में डाला जाता है, जो नीले रंग का होता है। प्रश्न नंबर 3 है, कचरा प्रबंधक के हिसाब से डस्टबिन कितने प्रकार के हैं? डस्टबिन के दोस्तों, जैसे हमने ई बुक बनाई है उसमें जो एक टॉपिक हमने डस्टबिन बनाया, डस्टबिन के टोटल प्रकार हैं कलर के हिसाब से या कचरे के हिसाब से 5, और सार्वजनिक हिसाब से भी अलग है, और एक हॉस्पिटल के हिसाब से भी अलग होता है। हालांकि अभी जो ये इसमें सफाई कर्मचारी वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो ज़्यादातर कचरा किस कलर में डाला जाता है यही क्वेश्चन आया है। लेकिन फिर भी अभी कंपटीशन ज़्यादा अच्छा हो चुका है पहले से, और क्वेश्चन भी हार्ड आएंगे। तो आप सार्वजनिक तौर पे भी और हॉस्पिटल में यूज होने वाले डस्टबिन, और उसके बाद आप जो 5 तरह के हैं उनके विस्तार से दिया गया है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसमें कचरा प्रबंधक के हिसाब से डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? दोस्तों, सफाई कर्मचारी एग्जाम में सफाई के संबंधित है, और सफाई में जो आता है तो जल जनित, यानी कि दूषित जल, वो भी गंदगी आता है, उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां आता है। तो बीमारियां आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गंदा पानी या दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती हैं या कौन सी बीमारी नहीं होती, ये भी पूछ सकता है। और उसमें कुछ बीमारियाँ जैसे हैजा हो गया, अतिसार हो गया, या जैसे डेंगू हो गया, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? दिन में 3 या अधिक बार पतला या पानी जैसे दस्त होना। बिल्कुल सही परिभाषा यही है। दिन में 1 बार पतला या पानी जैसा दस्त होना ये भी नहीं, दिन में कम से कम 10 बार, वो तो ज़्यादा ही हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें ए ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 5 है, पानी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं? ए नदी, झील का पानी, झील पाइप का जल का पानी, या ढके हुए हाथों से खोदे हुए कुएं,
उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, नदी का पानी भी दूषित हो सकता है, झील का पानी भी हो सकता है, या पाइप से जो पानी आ रहा है वो भी दूषित हो सकता है ढका हुआ, अगर पानी को प्रॉपर क्लीन नहीं किया जा रहा है या उसमें कुछ गंदगी मिलाई जाए तो उपरोक्त सभी। तो आपको सफाई कर्मचारी एग्जाम में इस तरह के पानी के संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। दूषित किस प्रकार हो सकता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है पानी को दूषित रहित बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या कौन कौन सी पत्तियाँ हैं। तो आप इनसे भी, वो जो ही ई बुक है उसमें सब डिटेल दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, मल संबंधी अपशिष्ट के निराकरण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। अपशिष्ट को खुला हवा में छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं, इससे क्या है और ज़्यादा गंदगी होती है। अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना चाहिए, यानी कि अपशिष्ट जो है ढका हुआ ना होना चाहिए और शौचालय में डालना, ये सही है। किसी झरने में से बहा देने, ये भी गलत है। अपशिष्ट को बारिश में बहने के छोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 11 है, ग्राम जल और स्वच्छता समिति का अभिप्राय क्या है। तो ग्राम जल और स्वच्छता की देखरेख करने के लिए उपयुक्त सरकारी कर्मचारियों की समिति या सरकारी कर्मचारियों की समितियां नहीं होती है। ग्राम के लोगों द्वारा चुनी गई समिति भी नहीं होती है। ग्राम के स्वैच्छिक कारीगरों की समिति नहीं होती है। ग्राम पंचायत में जो ग्राम की एक पंचायत है उसकी एक उप समिति होती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ या मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं। फेफड़ों का कैंसर, हैजा, पेचिस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ई वेस्ट में पाए जाने वाले जो ई वेस्ट है विषाणु पदार्थों का मानव पर प्रभाव पड़ने वाला, वैसे तो ये हैजा भी पानी से होता है, पेचिस होता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेफड़ों का कैंसर। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ई वेस्ट, यानी कि ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है उसका प्रभाव जो है फेफड़ों पर कैंसर सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मान लिया पूरा कुछ भी वेस्ट है उसको जला रहे हैं, उसको प्रभाव देखे जाएँ तो ये सब कुछ आ जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो उसके संबंध में आपको बीमारियों के बारे में भी पढ़ना है, कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, उसका मानव पर प्रभाव क्या है, इन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है। ई वेस्ट का मैनेजमेंट, जैसे मैंने प्रबंधक मैनेजमेंट जो कचरा प्रबंधक मैनेजमेंट है उसके बारे में बहुत ही जो ई बुक बनाई है विस्तार से दिया गया है। आप उसको 1-2 बार बुक को पूरी को पढ़ लें तो मैं नहीं समझता कि आपको 50 में से कोई 45 नंबर से कम ला पाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो दोस्तों आज की डेट में चीन सबसे ज़्यादा ई वेस्ट, जैसे सबसे पहले तो आपको कचरा पढ़ना, कचरा कौन कौन सा है। तो जैसे 2 प्रकार के कचरे हैं मोटे तौर पर, जैविक, अजैविक। फिर जो है जो अजैविक कचरा है वो कितने प्रकार का है, तो उसमें ई वेस्ट है, खतरनाक कचरा है, इत्यादि कचरा है। तो फिर ई वेस्ट को पढ़ना है, ई वेस्ट कचरा कौन कौन सा है। जैसे ई वेस्ट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें ई वेस्ट कचरा कौन सा, तो आपको इलेक्ट्रिक कचरा जो है उसको बताना है। उसमें एक कचरा ऐसा दे दिया जाएगा जो जैविक कचरा हो, जैसे खाना या गला हुआ खाना या कागज़ है, पेपर है या पेड़ के पत्ते हैं, तो उसमें आपको पहचान होनी चाहिए। ये सब कुछ पहचान करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व लगभग कितने टन ई वेस्ट पैदा करता है। 200 से 500 मीटर टन, 300 से 500 मीटर, 200 से 1000 मीटर टन और 500 से 1800। तो दोस्तों 200 से 500 मीटर टन प्रति वर्ष विश्व ई कचरा या ई वेस्ट उत्पन्न होता है। ई वेस्ट में जैसे कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कैथोड रे ट्यूब यानी CRT में किसी शीशा या लेड होता है जिसकी आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। तो इसमें कितना होता है, 1.75 पाउंड या 2 से 3 पाउंड के बीच, या 19 पाउंड या 4 से 7 पाउंड के बीच। तो 4 से 7 पाउंड होता है। प्रश्न नंबर 12 है, ई वेस्ट का क्या मतलब है। इन्वायरमेंट कचरा वेस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक कचरा, या इक्विपमेंट कचरा, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ही हम ई वेस्ट कहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको जब पता नहीं होगा तो ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, सफाई के उपकरणों में प्रयोग होने वाले क्षारीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। सुहागा, सोडा, अमोनिया और चूना, सीमेंट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फिर बाद आप कहेंगे बार बार आपकी बुक की बात कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत ही लोगों ने बताया और मैंने अभी तक देखा सफाई कर्मचारी के संबंधी कोई खास इतना, खासकर जो है बी यानी कि बी पार्ट में जो आपके टेट से क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित कोई बुक नहीं था। मैंने बहुत ही बढ़िया बुक बनाई है। जितने भी टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आए हैं, चाहे CRP में एग्ज़ाम हो, चाहे BSF में, चाहे सिविल में, चाहे दूसरे पैरामेडिकल हॉस्पिटलों में हुआ हो, उनमें जो है पूछे गए, मैंने सभी को बड़े छानबीन करके यही बुक बनाई है।
जैसे सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण, सबसे पहले मैंने उपकरण सफाई में कितने भी प्रयोग हैं, 18 से 20 उपकरण सफाई में प्रयोग होते हैं। उनसे आपको 2 या 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कौन सा उपकरण प्रयोग होते हैं, उसमें 3-4 उपकरण ऐसे दे दी जाएंगे जो होते हैं, एक उपकरण ऐसा दिया जाएगा जो सफाई में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा उपकरण होता है। जैसे झाड़ू कई प्रकार की है, ब्रश कई प्रकार के हैं, जैसे वाइपर हो गया, ये कई प्रकार के हैं, दस्ताने कई प्रकार के हैं, उसके बूट गम बूट भी कई प्रकार के हैं, ये सब जो है सफाई। फिर सफाई में होने वाले जो है क्षारीय पदार्थ है, क्या क्या है, कौन कौन से पदार्थ हम सफाई में यूज करते हैं, तो जैसे एसिड हो गया, फिनाइल हो गया, जैसे केरोसिन, कहने मतलब ये हो गया, कई तरह के जो उपकरण हैं वो सब उनका आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब जो है हम क्षारीय पदार्थ में यूज करते हैं, अमोनिया, चूना, सोडा, स्वादा। प्रश्न नंबर 14 है, सफाई के उपकरण को प्रयोग होने वाले अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं। ऑक्सीकृत अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है, धातु के बर्तन के दाग इत्यादि साफ करने के लिए किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू, सिरका, आम इमली या उपरोक्त सभी। तो इसमें नींबू, सिरका, आम इमली कहते हैं जब किसी धातु के बर्तन पे कोई दाग लग जाता है। नींबू से जैसे रगड़ते हैं, इमली से, सिरके से, नींबू से, तो उसका दाग खत्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, पोटेशियम परमानेंट किस प्रकार का यौगिक है। कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, उपरोक्त दोनों, तो यह अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। पोटेशियम परमानेंट जैसे आप देखे होंगे, जो मैश होता है उसके बाहर पानी में भर के रख देते हैं हाथ धोने के लिए, वो लाल रंग का पानी हो जाता है उसको डालते ही, तो ये इत्यादि ये सफाई कर्मचारी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही जब आप सफाई कर्मचारी में हो जाएंगे तो उस समय उस चीज़ का महत्व जानेंगे, पोटेशियम परमानेंट किस लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, मशीन के भाग एवं कपड़े पर लगे चिकनाई पदार्थ दोनों को साफ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, अलसी का तेल, तारपीन का तेल या उपरोक्त सभी। तो मिट्टी का तेल, जब मशीन पे या कपड़ों पे कोई भी चिकनी पदार्थ लग जाए या तेल लग जाए, तो अगर तेल को साफ करना तो मिट्टी का तेल सबसे उपयुक्त है। यानी कि मान लिया सोफा है और कपड़े पर तेल डल गया तो उसको साफ करना है, क्या मतलब चिकनाई लग गई है, कुछ चिकनी चीज़ गिर गया है, सब्जी गिर गया है, तो मिट्टी के तेल से उसको साफ करें, बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, पोटेशियम परमानेंट अणुसूत्र क्या है। तो KMO2, तो इसमें C है KMNO4। प्रश्न नंबर 19 है, कपड़ों की सूखी धुलाई करने के लिए क्या काम में आता है। कपड़ों की सूखी धुलाई करने के लिए मिट्टी का तेल, अलसी का तेल, पेट्रोल या उपरोक्त सभी। तो कपड़ों की जब सूखी धुलाई करनी होती है, यानी कुछ ऐसे हैं जैसे कारपेट बिछे हैं उसमें धूल हो गई है या उसको साफ होना, तो पेट्रोल से साफ किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, पोटेशियम परमानेंट जल में घुलकर किस रंग का विलय बनता है, किस तरह का रंग बन जाता है। गुलाबी या बैंगनी रंग, नीला या बैंगनी रंग, गुलाबी या लाल रंग, लाल या बैंगनी रंग। तो गुलाबी या बैंगनी रंग हो जाता है पानी में मिलाने से। तो दोस्तों इसमें 20 ही क्वेश्चन थे, 20 ही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं 8825072295 पे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है बुक मैंने बनाई है, आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें GK, GS, मैथ, रीजनिंग इसके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। बहुत कम प्राइस में आपको ये चीज़ उपलब्ध करा रही हैं। आपको कम से कम आप कहीं पे कोचिंग भी करेंगे तो एक महीने में 600-500 से कम नहीं लेगा, मैं सिर्फ 250 रुपये में, और मेरा कोर्स आपने पूरा पढ़ लिया पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो आपको कोई भी सफलता के लिए रोक नहीं पाएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ये जो लिंक है, क्या मतलब लिंक नीचे मिल जाएगा, और ये दे दिया है इसमें, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और ये हम नोट आप टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.ldcenetetexam.com, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके भी ये सब पढ़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।